चलिए स्टार्ट करते हैं नवा चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। है क्या ये बजट या बजटरी कंट्रोल? घर में आप लोग बजट बनाते हैं नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। हाँ, नॉर्मली बनता है। पापा या मम्मी सैलरी कमा कर आते हैं, कहते हैं 50,000 रुपए मिला है, इसमें से 10,000 बच्चों की पढ़ाई का, बोलो ना, इसमें से 5,000 रिजर्व या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो भी हो, इसमें से 10,000 घूमने के लिए, क्यों, और बाकी जो बचा साग सब्जी के लिए राशन के लिए। ये हिसाब किताब कुछ ऐसा बनाकर छोड़ दिया जाता है। अब इसमें माली का भी हो गया, ऑटो ड्राइवर का भी हो, मतलब पता नहीं कितने खर्चे होंगे। कहने का मतलब ये बजट बनता है, हर घर में बनता है। नॉर्मली एक माइंड सेट होता है कि हमारे घर का खर्चा इतना है, बिजली का किराया इतना, बिजली का खर्चा इतना, किराए का खर्चा इतना, वो सारी चीजें मेंटेन होती हैं। यानी कि हर एक घर का अपना एक बजट होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम लोग कमाने की सोचते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें, एक बिजनेसमैन क्या बिना बजट के आगे चल सकता है? आपने देखा होगा हर साल हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आम बजट लाते हैं। आम कभी दिखा नहीं बजट रहता है, तो आम बजट यानी पब्लिक का बजट, मैंगो बजट ना बोल देना। तो पब्लिक का बजट रहता है, उसमें भी ये दिखाया जाता है कि ये खर्चे करने का हम लोगों ने सोचा, और ये हमारे पास रेवेन्यूज आएंगे डिफरेंट सोर्सेस से। ये एक तरीका होता है। इन द सेम वे हमारे बिजनेस में भी बजट काम करता है, और कितने अच्छे तरीके से काम करता है जरा उसी के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं। ये आपके बिजनेस को एक डायरेक्शन देता है, यानी जब साल शुरू होने के पहले ही हम कुछ एस्टिमेट कर लें, आने वाले समय का आज की डेट में फाइनेंशियल एस्टिमेट ही बजट कहलाएगा। जो चल रहा है और जो बीत गया उसका बजट नहीं बन सकता। जो इन फ्यूचर हम एक्सपेंडिचर या इनकम अर्न करेंगे उसका बजट बनता है। बात समझ में आ रही है जी? तो ये हमारे बिजनेस को एक डायरेक्शन देता है। मेरे बिजनेस में, छोटे मोटे बिजनेस की बात, हम सब तरह के बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस यहां पर बात करें जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम एक लार्ज लेवल ऑफ एंटिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हों, बड़ी बड़ी प्लांट और मशीनरीज लगी हुई हो। वो लोग अपना बजट कैसे बनाते हैं? छोटे लेवल पर भी बजट उतना ही रोल प्ले करता है, लेकिन जब भी हम बात करेंगे, एसडी की बात करेंगे, तो माइंड सेट करके चलेंगे कि एक हम लार्ज लेवल ऑफ एंटिटी की बात कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम सोचने की बात करेंगे। तो ये हमें सबसे बड़ी बात की एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन किस चीज का? मॉनिटरी या क्वांटिटेटिव, दोनों। मोटिवेशनल या साइकोलॉजिकल, दोनों। नहीं समझे मेरी बात जी। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों। मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ क्वांटिटी से रिलेटेड, इतने यूनिट्स अब हम बेचने जाएंगे, इतने यूनिट्स बेचने के लिए हमें इतने यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। इतने यूनिट्स जब हम खरीदेंगे तो उसको स्टोर रूम में रखने के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, इतनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जब हम इतने प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी की होनी चाहिए। हाँ या ना? सपने तो बड़े बड़े देख लिए, सामान भी खरीद लिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं। बात समझ में आई? यानी हर एस्पेक्ट को हम लोग देख करके बात करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को देख करके हम लोग बात करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके बात करेंगे। ठीक। दूसरा, सर क्वांटिटी की तो बात हो गई, इन्हीं को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो मॉनिटरी हो जाएगा। इन्हीं को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो मॉनिटरी हो जाएगा। बोलो। मोटिवेशनल, मैंने कहा ये एक प्लानिंग और डायरेक्शन देने का काम करता है। हमको प्लानिंग और डायरेक्शन देने का काम करता है। हमें किस और किस स्पीड से जाना है ये बताता है। हम कभी दाएं कभी बाएं देखने की आदत होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, चलो ये भी देख लें वो भी देख लें। ना 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 ना,
बिजनेस अच्छे तरीके से रन कर रहा है तो चलो कुछ और देख ले, यानी अच्छा चल रहा है तो भी कुछ और देख ले, अच्छा नहीं चल रहा तो भी कुछ और देख ले, है कि नहीं? तो इस सिचुएशन को बचाने के लिए एक गोल को सेट किया जाता है, एक गोल ओरिएंटेड होकर के बिजनेस के टारगेट्स को सेट किया जाता है ताकि सारे के सारे लोग उसी गोल को अचीव करने में लग जाएं। मैंने कहा हम छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर माइंड सेट करके चल रहे हैं बड़े बिजनेसमैन की। तो जब एक लार्ज लेवल ऑफ एंटिटी की बात करेंगे तो वहां प्रोडक्शन मैनेजर अलग होगा, फाइनेंस मैनेजर अलग होगा, मार्केटिंग मैनेजर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग, मीन्स सारे अलग अलग होंगे। हाँ या ना? अब जो मेरी हायरार्की बनी रहती है बिजनेस में, किसी भी बड़े बिजनेस में हायरार्की बनी रहती है, ये सुप्रीम है, ये उसके अंडर में है, ये उसके अंडर में, एक अम्ब्रेला टाइप का बना रहता है। उन लोगों को एक दूसरे का डिसीजन तो पता हो, उन लोगों को एक दूसरे की एक्टिविटीज तो मालूम हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए कि बिना कोऑर्डिनेशन के आप कोई काम करेंगे नहीं ना। ये फर्क होता है बजट बनाने से। आप सबको एक जगह ले आकर सेट कर देता है। जितने भी मार्केटिंग टीम है, मार्केट में काम करने वाले हैं, ये अपने अपर लेवल को क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ 4 लोग हैं, ये 4 लोग फिर अपने अपर लेवल को रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ इसके ऊपर 2 लोग हैं, ये अपर लेवल को रिपोर्टिंग करेंगे, इसको रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि एक अम्ब्रेला टाइप का बना रहता है। हाँ या ना? जरा देखा जाए, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस। कितनी शुरू करते ही खून बात करने लगा। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। इज इट क्लियर? तो कितनी बड़ी बात बोल दिया एक लाइन में, यानी अगर पैसा है तो बिजनेस चलेगा, पैसा नहीं है तो बिजनेस मर जाएगा। पक्की बात है। Therefore, financial planning is of utmost significance to a businessman। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तो बिजनेस ज्यादा दिन सर्वाइव। फाइनेंशियल, अब मैंने भी देखा है, जब हमने भी स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं कि हम अकेले, हमने अपनी लाइफ में भी अपने फ्रेंड्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को बिजनेस करते हुए देखा। कुछ लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे, मैक्सिमम को नीचे गिरते हुए देखा, और उनकी गलतियां सामने नजर आती थी। नहीं समझे कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके बिजनेस के लिए सही नहीं है, या वो शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का। एवन दो मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि भैया गलती कर रहे हो, लेकिन वो गलती करने को तैयार है, ठीक है ना, क्योंकि वो उतनी समझ नहीं रख रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न विद द रेजिंग फंड्स। मेरा एक और बिजनेस है, शायद तुमको मालूम ना हो, एक नहीं हम लोग का है। तो हुआ क्या कि कुछ लोग कंपटीशन में मारे जाते, नहीं समझे, कंपटीशन में मारे जाते हैं। उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, तो जिसके पास पैसा है वो तो सामने वाले को मार देगा कंपटीशन करवा कर। जिसके पास पैसा नहीं है निकलवा कर मारेगा, है कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ पर भी कि आप अपने बिजनेस की साइज, अपने बिजनेस के पोर्शन, अपने बिजनेस के मार्केट प्रोपोर्शन को देख करके काम करें, अदरवाइज नहीं। सीखोगे धीरे धीरे करके, जब तुम लोग भी थोड़ा गिरोगे चढ़ोगे तो। Financial planning is concerned with raising funds and their effective utilization. Financial planning is concerned with raising funds. अब हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो पैसा रेज करने का भी सोचते हैं। पैसा रेज करने का मतलब उससे उधार ले लो, बैंक से ले लो, शेयर कैपिटल ले लो, यही तो। फंड रेज करने का मतलब हम पहले इंटरनल रिसोर्सेस की बात करेंगे, हम सेल करके कितना पैसा ले सकते हैं। उधार लेकर धंधा नहीं चलता। हाँ, स्टार्टिंग आपको ये करनी पड़ेगी, हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यूज कौन कौन से हैं, हम अपने बिजनेस को कहां तक ले जा सकते हैं और कहां से हमारे पास पैसे आ सकते हैं, कितने आते हैं। चलो, और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन विद द व्यू टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ अ कंपनी या बिजनेस। जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को चेंज कर देती है। कौन सी सब्जेक्ट? एफएम। सुनो लाइव बनाओ है कि नहीं? तो ये एफएम जो है वो आपकी लाइफ को बदल देता है। फिलहाल ये चीजें हम लोग वहीं पर देखेंगे डिटेल में। In spite of the good financial plan, the desired result may not be achieved if there is no effective control to ensure its implementation.
ये पूरा एक लाइन है। अ बजट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, बताया ना मैंने। फिर मैंने अपने मार्केटिंग मैनेजर को टारगेट दिया कि तुम मुझे ऑर्डर ले आकर के दिखाओ, तुम्हारा काम रहेगा 1 महीने में 1 लाख यूनिट सेल करने का, तुम्हारा टारगेट रहेगा 1 महीने में 1 लाख यूनिट सेल करने का। मैंने उसको टारगेट दिया। केवल टारगेट देने से काम नहीं चलता, क्या वो टारगेट को अचीव कर पाया या नहीं, उसके लिए हमको 1 महीने बाद उसके एक्चुअल रिजल्ट से इस प्रपोजल का कंपैरिजन करना पड़ेगा, हाँ या ना। उसके बाद हमें पता चल पाएगा क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाया या नहीं। कर पाया तो कैसे, नहीं कर पाया तो क्यों। बात समझ में आई। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती है तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ कंट्रोलेबल, कुछ अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, ये सब चीजें तुम लोग आगे देखोगे। पहला बजटिंग मीनिंग क्या है। अब बजट इज अ प्लान। प्लान कब का बनता है, पास्ट का। कब का बनता है, अच्छा फ्यूचर का। एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव यूजुअली मॉनिटरी टर्म्स कवरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। बजट आप 1-1 महीने का बनाओ, 2-2 महीने का बनाओ, 3-3 महीने का बनाओ, 6-6 महीने का बनाओ, दैट इज अप टू यू। जितने शॉर्ट पीरियड का बजट बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा, उतने ज्यादा आप चेंजेस करके अपने हिसाब से बजट को मेंटेन कर सकते हो। बजट कितने तरीके का होता है वो भी आकर के देखोगे। नॉर्मली 1 साल का तो बजट बना करके चलो ना। इन अदर वर्ड्स अ बजट इज अ सिस्टमेटिक प्लान फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज, अभी आगे चल करके देखेंगे। फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर कंट्रोल करने का काम करता है। बजट को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, और भी पार्ट आएंगे। एक को हम कहते हैं कैपिटल बजट, एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट। एक को हम कहते हैं कैपिटल बजट, एक को हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट। कैपिटल बजट आपको ये बताता है कि आपके फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट पर कितने टोटल खर्च होने वाले हैं, और उसमें हम फाइनेंस कहां कहां से लाएंगे, यानी फंड रेजिंग कहां कहां से करेंगे। ये हमारी प्लानिंग को बताता है कैपिटल बजट। जबकि ऑपरेटिंग बजट आपके परचेज, सेल, वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग इनकम के बारे में बताता है। ठीक है ना। चलें आगे। एडवांटेजेस, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने और इंप्रूवमेंट लाने का काम करता है। लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन को लाने का काम करता है। पूरी टीम को एकजुट करने का काम करता है। मोटिवेटिंग द मैनेजर्स, कंट्रोलिंग द बिजनेस, ऑनगोइंग ऑपरेशंस, टीम स्पिरिट को लाता है। रिड्यूसिंग वेस्टेज, वेस्टेज को कम करने की कोशिश करता है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करता है, और उसके बाद उससे रिजल्ट लाता है। रिजल्ट के बाद मैनेजर्स को एजुकेट करता है। बात समझ में आई। बजटरी कंट्रोल, बजटिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद कंट्रोल। मैंने कहा ना, बजट से हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। देखने में अजीब लगता है लेकिन सही है। बजट से हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द बजट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। मैंने अपने मार्केटिंग मैनेजर को एक टारगेट दिया, देखो तुम अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स, जितने भी तुम्हारे अंडर में टीम मेंबर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, तुम्हारा ये काम है उनसे 1 लाख यूनिट महीने का सेल करवाओ। वो कहेगा माई बाप, अभी तक तो 50,000 यूनिट सेल होता था, अब 1 लाख कैसे हो जाएगा, आप बताइए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसको बताऊंगा तरीके क्या है। नहीं समझे। उनको एजुकेट करने का काम करेंगे और उनको मार्केट में उस तरह से लॉन्च करवाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट देखेंगे हम लोग, यही पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस, हर कौन कौन से बजट बनते हैं वही तो देखना है हम लोग को। देखना, आप सुनना कौन कौन से बजट बनते हैं। परचेज बजट, सेल्स बजट, एक्सपेंडिचर बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ये मोटा मोटी मैं बता रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बजट, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन बजट, एफिशिएंसी यूजेस बजट, और मैन पावर रिक्वायरमेंट बजट, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें हमारे बिजनेस को करने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट बताया था। कॉस्ट ऑफ सेल्स बजट, ये क्वांटिटी में भी बनेंगे और रुपीज में भी बनेंगे। बात समझ में आई। तो ये भी छोटे कम ही बजट बताया, आगे चल करके तुम लोग और डिटेल में देखोगे। लास्ट में सबसे ज्यादा मास्टर बजट, दर्जी वाला नहीं,
मोची वाला भी नहीं और हमारे वाला टाइप का मास्टर भी नहीं, ठीक है ना। तो बजट दो तरह के बनाओगे, एक फिक्स बजट होगा, एक फ्लेक्सिबल बजट होगा। देखेंगे थोड़ी देर में, चिंता ना करो। लॉन्ग रन बजट हो सकता है, शॉर्ट रन बजट हो सकता है, करंट बजट हो सकता है, रोलिंग बजट भी हो सकता है। ये टाइम बेसिस पर होता है और फंक्शन बेसिस पर बजट होते हैं, जैसे परचेज बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, वेजेस बजट, मैन पावर रिक्वायरमेंट बजट, सेल्स बजट, सेल्स यूनिट बजट। बात समझ में आ रही है? फंक्शंस के बेसिस पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, कॉस्ट ऑफ सेल्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, प्रॉफिट बजट और मास्टर बजट। इस तरह के कई बजट बनेंगे, इनको हम कहते हैं फंक्शनल बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर फिक्स बजट होता है और फ्लेक्सिबल बजट होता है। सर ये क्या होते हैं? ये तो समझ में आ रहा है, लॉन्ग रन का बजट होता है, शॉर्ट रन का बजट होता है। करंट और रोलिंग का क्या मतलब होता है? रोलिंग बजट नॉर्मली, चूंकि आगे काम नहीं आएगा, मैं यहीं पर इसको खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है ना। रोलिंग बजट का मतलब होता है रोल ओवर करना, बार बार। मतलब मैंने जनवरी फरवरी का बजट बनाया नहीं, मैंने जनवरी में 12 महीने का बजट बना लिया। जनवरी में मैंने कब तक का बजट बनाया? दिसंबर तक का। जैसे ही जनवरी खत्म हुआ, क्या शुरू हुआ? फिर मैंने इसको अगले जनवरी तक का बजट सेट कर दिया। जैसे ही मार्च आया, फरवरी तक का बजट सेट हो गया। यानी हमेशा आपके हाथ में 12 महीने का बजट रहता ही रहता है। इसी को कहते हैं रोलिंग बजट। नहीं समझे? जो अचीव हो गया किनारे करो और अगले 1 महीने को जोड़ दो, फिर जो अचीव हो गया उसको किनारे करो, फिर 1 महीने का आगे जोड़ दो। समझे मेरी बात? इसको हम कहते हैं रोलिंग बजट। अच्छा, दिया भी तो है। रोलिंग बजट। Some organization follow the practice of the preparation of rolling or progressive budget. In such organization, a budget for a year in advance will always be there. चलो जरा देखते हैं कैसे बनते हैं बजट। स्टार्ट किए? बोलो। ये जो क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है, दीज आर नॉट 8 क्वेश्चंस बेसिकली। हम इन सारे 8 क्वेश्चंस को अगर जोड़ दें तो एक फुल फ्लेज का क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं समझे? ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर है ना 8 क्वेश्चंस को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट बजट बनेगा, कंप्लीट बजट का एक क्वेश्चन बनेगा। हमने इसको पार्ट पार्ट में इसलिए दिया हुआ है आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस इंफॉर्मेशन का कहाँ यूज होना है। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ ऊपर मिक्स कर दें, ये इंफॉर्मेशन इसके नीचे रख दें, ये इसके बीच में रख दें और सारा मिला करके हौच पौच करके आपको दे दें, आप बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो वो बीमारी से बचने के लिए क्या किया? पहले अलग अलग कर दिया। जब एक बार पूरा बजट दिमाग में, अगर ये 8 क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो 80% चैप्टर कंप्लीट है। कितना? बिलीव हो रहा है? नहीं हो रहा? ये सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है। जरा देखो कैसे। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ मेसर्स एक्स एंड कंपनी फॉर द ईयर 1819। सेल्स दिया हुआ है 10,000 यूनिट एक्स का, वाई का दिया है 15,000 यूनिट और जेड का दिया है 8,000 यूनिट। हाँ या ना? ये यूनिट सोल्ड होंगी, ये मैंने बजट बनाया है पूरे साल भर का। अच्छा, सेल प्राइस इतनी इतनी और इतनी रहेंगी, ये रुपीज है, परसेंटेज नहीं है, ठीक है ना। प्रिपेयर द सेल्स बजट। टफ है क्या? कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। सोल्ड यूनिट्स कितना कितना है?
10, 15, 8, 10,000, 15,000, 8,000. These are given in units. Sale price is 80, 100, 70. Sales in rupees, total sales. हाँ बताओ. This is your answer. ये सेल्स बजट बन गया. नहीं समझ में आया? टफ था ना बहुत. ये है सॉल्यूशन नंबर. अभी तो पार्टी. सॉल्यूशन नंबर 2. नहीं, मन में लड्डू फूटता होगा. अच्छा, बस यही है. देखो इधर. हमारे पास इतना स्टॉक था X का, इतना था Y का और इतना था, इतना क्लोजिंग स्टॉक XYZ का है. बताओ कितना प्रोडक्शन करें. तो हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट बनाया और मैंने कहा ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही हैं. क्या है? ये मैंने केवल डिटेल अलग अलग कर दी तुम लोग को समझाने के लिए. और प्रोडक्शन बजट किस में निकलेगा? हमारे पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना हमने और प्रोडक्शन कर लिया, तो टोटल अवेलेबल स्टॉक हो गया. इसमें से इतना बच गया तो इतना सोल्ड हो गया. नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? मेरे पास सुबह सुबह 10 यूनिट थे, दिन भर में मैंने 100 यूनिट और बना लिए. टोटल हम कितना माल बेच सकते हैं? बिके 80, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? नहीं समझ में आई बात? बिके 80 तो क्लोजिंग स्टॉक 30. समझ में आई बात? इसी को हम अलग सिस्टम में अगर लिखे, जैसी इंफॉर्मेशन है उस तरह से, इतने यूनिट बिकेंगे. हाँ या ना? कितने? 10, 15, 8, 10,000, 15,000, 8,000 यूनिट्स बिकेंगे और हमारे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा. तो अगर इतना स्टॉक बचा रहेगा तो टोटल अवेलेबल इतना होगा. टोटल अवेलेबल या टोटल, चलो अवेलेबल यूनिट्स माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब हमारा ये प्रोडक्शन हो जाएगा. अरे बोलो ना. उसी इंफॉर्मेशन को मैंने डिफरेंट तरीके से रख दिया. जरा देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा. 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 एंड हमने 8,000, 10,000 बेचा, 4,000 रखना है. टोटल मेरे पास होना कितना चाहिए? हमने 15,000, 15,000 बेचा, 4,000 रखना है, 19,000 होगा तब तो. इसी तरह 8,000 बेचेंगे, 4,000 रखेंगे, तो टोटल हमारे पास स्टॉक कितना होना चाहिए? हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग पड़ा हुआ है भाई, 3,000, 6,000 और 2,000. 3,000, 6,000 और, तो इसका मतलब बाकी बनाना ही तो पड़ेगा.
हमने दोनों क्वेश्चन जोड़ लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऐड हो गए। नहीं समझे? थर्ड पर चले? पक्का समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रही होगी बहुत ज्यादा? सॉल्यूशन 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक? उसको 2 मिनट के लिए किनारे करो। क्या कहता है फर्दर इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इतनी इतनी होगी। कितनी कितनी होगी? 2 तरह के रॉ मटेरियल लगेंगे। प्रोडक्ट एक्स में 2 किलो पी का लगेगा, प्रोडक्ट वाई में 3 किलो पी का लगेगा, प्रोडक्ट जेड में पी का 3 किलो लगेगा। और पी को जो परचेस करते हैं वो 4 रुपए पर केजी के हिसाब से परचेस करते हैं। क्यू का जो स्टॉक रहेगा वो एक्स में 4 किलो लगेगा, क्यू का जो स्टॉक होगा वो वाई में 2 किलो लगेगा, क्यू का जो स्टॉक होगा वो जेड में 3 किलो का लगेगा। हमसे कहता है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाओ और रॉ मटेरियल कॉस्ट बजट बनाओ। तो पहले रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाते हैं। किलो में है। अच्छा, रॉ मटेरियल पे कौन कौन से आ रहे हैं? पी एंड क्यू। कैसे बनाना चाहते हो? सेम फॉर्मेट ऊपर वाला ही कंटिन्यू करें या चेंज करते हैं? समझ में नहीं आई मेरी बात ना? ऊपर वाले को ही सेट रखते हैं। रॉ मटेरियल पी रिक्वायर्स 2, 3 और 3 किलो पर यूनिट। रॉ मटेरियल क्यू रिक्वायर्स पर यूनिट 4, 2, 3। बोलो, इसको लिख दो ए प्रोडक्शन। ऊपर प्रोडक्शन बजट से बनाया था 11, 13, 10। रॉ मटेरियल पी रिक्वायरमेंट ए इंटू, नहीं, रॉ मटेरियल क्यू रिक्वायर्स। करें? बोलो, टोटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 91,000। बोलो ना। और इसकी 1 लाख। दिस इज योर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट।
पी की रिक्वायरमेंट है 91 और वाई की रिक्वायरमेंट पी क्यू की रिक्वायरमेंट है 1 लाख। कोई दिक्कत इसमें है क्या? मैंने कहा था शुरू में कि इसको हम अलग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। हम बना तो नहीं रहे हैं लेकिन समझा दे रहे हैं। एक और ऑप्शन था, हम लोग पी और क्यू को बेस लेते। किसको? यहाँ पी रखते, यहाँ पी और यहाँ उस हिसाब से चलते। ठीक, पक्की बात है। यहाँ लिखते प्रोडक्ट ए बी सी। वो काम नहीं किया हमने, फॉर्मेट वही रखा जो पहले था ताकि तुम लोग को समझने में आसानी रहे। ठीक, सॉल्यूशन 4 करें। क्या दिक्कत है क्या इसमें? रॉ मटेरियल कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बजट। रॉ मटेरियल पी रिक्वायरमेंट, कितना कितना था? 22, 39, 30। फोर्टी 26, 30। कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है? 4 रुपए और 5 रुपए। रॉ मटेरियल पी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 88,000 रुपीज। हाँ, 1 लाख। हाँ, 120। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 3,64,000। अच्छा, कॉस्ट पर केजी कितना है क्यू का? 5। हम डिटेल में इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम चाहते तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना? सुनो इधर, 2 20, 120 नहीं 130 होगा, 150, 5 लाख। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन को मर्ज करते हुए चलेगा। कहता है कि फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पी का पड़ा हुआ है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पी का पड़ा हुआ है। बताओ कितना खरीदें? बोलो ना। ये क्या बना था? रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। इसको हम कंजम्पशन बजट भी बोल सकते हैं ना?
सॉल्यूशन नंबर 4, रॉ मटेरियल परचेज बजट पी एंड क्यू। रॉ मटेरियल यूज्ड 91 kg और इतना तो यूज हो जाएगा प्रोडक्शन में, और हमारे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक रहना ही रहना है, यानी टोटल अवेलेबल इतना होगा। इसमें से अगर ओपनिंग हटा दे तो इसका मतलब बाकी तो खरीदना ही पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? तो ये हो जाएगा परचेज। जरा देखो, ओपनिंग स्टॉक है पी का 15,000 और बी का है, क्यू का है 20,000। 15,000 और 20,000 kg। क्लोजिंग है 20 एंड 12, 20,000 एंड हाँ 96। रुपीज में अगर जानना हो तो परचेज प्राइस पर केजी यही मल्टीप्लाई कर दो, अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 रुपए और 5 रुपए। रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट बजट बोलो ना। $396, $384। नहीं समझ में आया? नोट कर लें यहां तक। चलें, यानी अगर हम ये सारी चारों क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन आपस में मिक्स कर दें तो ये 4 बजट बन सकते हैं ना। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है डेटा को सही तरीके से सॉर्टिंग करना, डेटा को सही तरीके से सॉर्ट आउट करना, ताकि हम सही जगह पर सही चीज को रख सकें जिससे हमारा रिजल्ट आए। अब ये तो समझ में आ गया कि जब हमें सेल्स बजट बनाना होता है तो सेल्स बजट बनाने के लिए हमें टोटल आउटपुट चाहिए होता है, हर चीज का आउटपुट, क्योंकि अल्टीमेट आउटपुट वही सेल होता है। रॉ मटेरियल की बात ही नहीं करते इसमें, हम यहाँ केवल फिनिश गुड्स की बात करते हैं, क्योंकि सेल्स यूनिट्स कौन सी होंगी? जो फिनिश्ड होंगी। जब फिनिश गुड्स निकल आएगा या इतने यूनिट सेल होंगे तो उससे हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें वो पता चल जाएगा, और प्रोडक्शन भी जो होता है वो फिनिश गुड्स में ही होता है। यहां पर भी रॉ मटेरियल की कोई रिक्वायरमेंट, एक बार अगर हमें प्रोडक्शन पता चल जाए तो उस प्रोडक्शन के हिसाब से हम रॉ मटेरियल को बैक कर सकते हैं ना, पता चल सकता है इतना प्रोडक्शन करने के लिए कितने रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। अब इतना तो पता चल गया कि प्रोडक्शन से इतना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, उससे हम रॉ मटेरियल कितना परचेज करें वो पता चल जाएगा। बात समझ में? बैक आ रहे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पीछे से आगे आगे आ रहे हैं। हो गया। अब आते हैं नए बजट पर।
लेबर आवर्स बजट कहता है इसी क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन नंबर 5 उन 4 को कंटिन्यू करते हुए, कि जब हम प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं तो उसमें स्किल्ड का 5 घंटा लगता है और अनस्किल्ड का 5 घंटा लगता है। जब हम प्रोडक्ट वाई बनाते हैं तो उसमें स्किल्ड का 6 और अनस्किल्ड के 5 आवर्स लगते हैं। जब हम प्रोडक्ट जेड बनाते हैं तो स्किल्ड के 4 एंड अनस्किल्ड के 5 रुपीज लगते हैं। जब हम रेट की बात करते हैं तो 2 रुपए और 1 रुपए। बात समझ में आई? करें इसको? कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ था जरा देखो। 11,000, 13,000, 10,000, यही तो है। स्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट पर यूनिट, 5, 6, 4, 5, 6 एंड तो स्किल्ड लेबर टोटल रिक्वायरमेंट 55,000, 78,000 and 40,000. All these are in hours. कितना हुआ? 16, 173। देख लेना। अच्छा, अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, अनस्किल्ड लेबर रिक्वायरमेंट 555 तीनों में। क्या बात कर रहे हो? अरे 5 hours, 5 hours, 5 hours। अनस्किल्ड लेबर टोटल रिक्वायरमेंट 55, 65 एंड 50,000। हाँ या ना? 171। देख लो आ रहा है कि नहीं, देख लेना। ऊपर वाला ठीक है? ऊपर वाला हमेशा ठीक ही रहता है। उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। देखो इधर, आते हैं नेक्स्ट बजट की ओर, बजट नंबर 6। हमको ये पता चल गया हमें स्किल्ड लेबर कितने घंटे के चाहिए और अनस्किल्ड कितने घंटे के चाहिए। कहता है हर एक वर्कर 8 घंटा काम करता है, 25 दिन काम करता है एक महीने में। नंबर ऑफ लेबर बताओ कितने लगेंगे। ये हम एक महीने का बजट बना रहे हैं या एक साल का? तो 8 घंटा डेली, 25 दिन महीने का। तो सॉल्यूशन नंबर 5, 6, मैन पावर रिक्वायरमेंट बजट हमें 2 तरह के लेबर चाहिए ना, एक स्किल्ड और अनस्किल्ड। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड
173 एंड 170, ये 1 साल का है ना? लेबर आवर्स पर एनम पर लेबर, एक आदमी एक दिन में 8 घंटा काम करेगा, 25 दिन में इतने काम करेगा, तो 12 महीने में हमारे पास कितने लेबर आवर की जरूरत पड़ी? मतलब एक आदमी के पास कितना लेबर है? 2400। बोलो ना। यानी एक आदमी साल भर काम करके हमको अपना 2400 घंटा दे सकता है, तो हमें 1,73,000 आवर्स कितने लोगों से मिलेगा? हाँ, कितना? ठीक है, दूसरा 70.71 कर दिया अप्रॉक्स। समझ में आई बात? यानी हमारे पास अगर 72 लोग हों स्किल्ड तो मेरा काम हो जाएगा, यानी हमको 72 लोग रखने पड़ेंगे और 71 रखने पड़ेंगे अनस्किल्ड। नहीं समझ में आ रहा? यानी अगर हम ये सारे के सारे 6 क्वेश्चन आपस में हौच पौच कर दें तो तुम लोग इतने बजट बना सकते हो। समझे मेरी बात? अब आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड की बात बता रहा है, इसी को कंटिन्यू करते हुए वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपए पर आवर और फिक्स कॉस्ट है 2,72,000 पर एनम विच इज टू बी अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रिपेयर ओवरहेड बजट। बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन 7, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्शन कितना था? 11, 13, 10। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वेरिएबल जो लगेगा 3 रुपए पर आवर लगेंगे, तो आर्स बता दो, आर्स रिक्वायर्ड। कौन से आर्स, स्किल्ड वाले या अनस्किल्ड वाले? दोनों, कुछ नहीं दिया हो तो दोनों। अरे हाँ, तो जरा देखो, स्किल्ड है 55, अनस्किल्ड है 56। हाँ, 78, 65, 40, 50। टोटल आवर्स निकल जाएगा। हाँ, बोलो ना। वेरिएबल ओवरहेड क्या निकाल रहे हैं? एज एट द रेट ऑफ 3 पर आवर। $3,33,000 ये रुपीस में है। 42, 4,26,000। ओके, 4,29,000, 2,70,000।
टोटल कर सकते हो तीनों का, 3 7 2 9 10,32,000 ये रुपीस में। ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड। अब हम किसकी बात करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड। 272 है जिसको हम प्रोडक्शन के हिसाब से बांट देंगे यूनिट्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल है 272, किस रेशियो में बटेगा? 11 13 10, 11 13 और बांटो। हम बांटे, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है ना। तो हमारा ये बजट भी खत्म। यानी अगर सारी चीजें मिक्स कर दी जाए तो ये हमारा बजट बना। लेकिन अब हमें एक बनाना है मास्टर बजट, जो सारे बजट्स को जोड़कर एक जगह दिखाएगा, जिससे हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन 8। क्या बनने जा रहा है? जरा देखना। ए बी सी, इधर देखो। सेल्स 8 लाख, 15 लाख, 560। ये कहलाएगा ए कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितने कितने रिक्वायरमेंट होगी, हाँ या ना? कितने कितने रुपए की परचेज नहीं, कितना यूज किया, परचेज नहीं, जितना सेल में यूज होगा उतना ही। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा जरा देखो। ये दिया है, हाँ या ना? तो पी का दिया है 88 1 56 1 20। क्यों दिया हुआ है? दो 20 इधर से असल में छाया पड़ती है। 2 20 1 30 और 1 50, 2 20 1 30 1 50। डायरेक्ट लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। कितने डायरेक्ट लेबर की जरूरत थी? रुपीस में ही निकालना था। चलो, नहीं करना तो हम लोग को, इसीलिए हम फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे थे, गड़बड़ कर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रुपीस वाला नहीं निकाला था क्या हम लोगों ने? चलो, तो नहीं, रेट क्या है? अच्छा, 2 रुपए 1 रुपए। तो 55 78 और 40। ये 2 रुपए के हिसाब से है।
हाँ हाँ, 156। हाँ, 80,000। इसकी बात बताओ, अनस्किल्ड कितना था? अनस्किल्ड है 55, 65, 50। 55 सब 1 रुपए के हिसाब से। 55, 65 एंड 50। अच्छा, ओवरहेड की बात करते हैं। वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल है 333, 429, 270। फिक्स था हमारा 80,000, 88, 1,04,000, 80,000। ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। बोलो। इसको लिख देंगे हम लोग बी। प्रॉफिट हो जाएगा ए माइनस बी। बताओ कितना है? 884। हाँ, 94। हाँ, दूसरे का बताओ। हाँ, बी का। अरे इंसान, सेल में से कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट आएगा ना, तो तुम ऐड क्यों कर रहे हो? अब कहोगे सर ये लॉस में आ रहा है, अरे मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ है तो, तो हम प्रॉफिट का कैसे दे सकते हैं कि नहीं? तो ये तुम लोग के बजट ऐसे ही बनते हैं। और अगर ये सारे पॉइंट्स तुम लोग घर पे जाना, सारे क्वेश्चन को मिक्स कर देना, फिर उसके बाद करना, तो मजे आएंगे, अलग लेवल का मजा आएगा। लेकिन हाँ, अब ये क्वेश्चन तुम लोग को ये पता चल गया सॉर्टिंग कैसे करनी है डेटा की, ठीक है ना? अब इजी रहेगा, अब उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तुम लोगों ने लगभग 50% चैप्टर तो डन कर ही दिया है। हाँ, एक तरह से तुम्हारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया। केवल अब प्रैक्टिस बची है। क्या बची है? नथिंग एल्स। अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जिसको देखने के बाद दिल को सुकून मिलेगा। नोट कर लें। नोट तो करें। दैट्स इट। कुछ गलत बताए थे क्या? 9,06,000 आ रहा है, 1,06,000। बताओ कितना आ रहा है? 88, 2, 20, 1, 10, 55।
88,000 आ रहा है, 8,80,000 नहीं आ रहा है। तो लोगों ने कितना निकाला है? ये 22,000 है बाबू। 130 150 नहीं, ठीक है, इसका मिस्टेक है, ठीक है ना। देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसका आंसर मत देखना, हो सकता है उसमें कहीं कुछ मिसप्रिंट रहा हो या उस डेटा के हिसाब से हुआ हो। ये हमारे डेटा के हिसाब से परफेक्ट है, ठीक है ना। टाटा बोले, पक्का। थैंक यू बच्चों।